भैरवपुर गांव, जहां शिक्षा का नामो निशान नहीं था। बच्चे या तो खेतों में जानवरों को चराते थे या गलियों में खेलते रहते। गांव के पुरुष ताश और गप्पों में समय बिताते, जबकि औरतें घरेलू कामों में उलझी रहती। पढ़ाई लिखाई को यहाँ समय की बर्बादी समझा जाता था। भाई, ये पढ़ाई लिखाई तो बड़े लोगों की चोचले हैं। हमारे बच्चों को खेत में काम करना चाहिए, तभी पेट भरेगा। पढ़ाई से कौन सा सोना उग लेंगे ये बच्चे? चलाना तो इन्हें हल ही है खेतों में। लेकिन गांव में एक ऐसी महिला थी जिसने अपनी बेटी नेहा के साथ मिलकर इस अंधकार में शिक्षा की ज्योत जलाने का सपना देखा था। माँ, गांव के बच्चे स्कूल क्यों नहीं जाते? मुझे तो पढ़ाई में बहुत मजा आता है। बेटी, पढ़ाई को लोग बेकार समझते हैं, लेकिन ज्ञान से ही तो अंधेरा दूर होता है। एक दिन हम इस गांव में स्कूल जरूर बनाएंगे। माँ, मैं भी आपकी मदद करूंगी। विद्या ने अपने आंगन में ही एक छोटी सी पाठशाला शुरू कर दी। धीरे धीरे रामू, गुड्डू, पिंकी और राधा जैसे कुछ बच्चे पढ़ने आने लगे। रामू, बताओ बेटा, क के बाद कौन सा अक्षर आता है? ख। शाबाश, धीरे धीरे सब सीख जाओगे। नेहा दीदी, पढ़ाई में इतना मजा आता है। हाँ पिंकी, पढ़ाई से ही तो सपने पूरे होते हैं। जमींदार अपनी बड़ी कुर्सी पर बैठे हैं। मुखिया उनके पास बैठा है। रघुनाथ बाबू, विद्या तो गांव के बच्चों को पढ़ाने लगी है। क्या? पढ़ाई लिखाई से इन गवारों का क्या काम? अगर ये पढ़ लिख लिए तो मेरे खिलाफ आवाज उठाने लगेंगे। कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो ये आग पूरे गांव में फैल जाएगी। तभी वहाँ विद्या अपनी बेटी नेहा के साथ आती है। रघुनाथ बाबू, अगर आप गांव की एक छोटी सी जमीन हमें दे दें तो हम बच्चों के लिए स्कूल बना सकते हैं। स्कूल, वो भी इस गांव में? तुम गांव वालों को बिगाड़ना चाहती हो क्या? बच्चों को पढ़ना चाहिए, यही तो उनका हक है। चुप रहो लड़की, पढ़ाई से ये लोग कामचोर बन जाएंगे, गांव की रीत नहीं बदलेगी। जाओ यहाँ से। वो दोनों निराश होकर वहाँ से चली जाती हैं। विद्या अपना घर बेचने के बारे में नेहा से बात करती है। माँ, हम अपना घर क्यों बेच रहे हैं? बेटी, अगर बच्चों की पढ़ाई के लिए अपना घर भी बेचना पड़े तो हम पीछे नहीं हटेंगे। सपने कुर्बानी मांगते हैं। कुछ दिन बाद विद्या ने घर बेचकर खेत के किनारे छोटी सी जमीन खरीदी और वहाँ झोपड़ी बनाकर बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। जमींदार को ये सब सहन नहीं हुआ। उसने मुखिया को अपने पक्ष में कर लिया और विद्या के स्कूल को मिट्टी में मिलाने की साजिश रचते हुए बुलडोजर लेकर झोपड़ी को गिराने लगा। बच्चे डरकर भागने लगे। नेहा दीदी, ये क्या हो रहा है? माँ! विद्या ये सब देख नहीं पाती। सदमे से उसकी सांसें थमने लगती हैं। अगले दिन विद्या बिस्तर पर लेटी थी। बेटी, सपने अधूरे मत छोड़ना। इतना बोलकर विद्या की आंखें बंद हो जाती हैं। नेहा फूट फूट कर रो पड़ती है। नेहा अपनी माँ का अंतिम संस्कार कर देती है। माँ, मैं तुम्हारा सपना जरूर पूरा करूंगी। इस गांव में स्कूल जरूर खुलेगा। गांव के कुछ लोग बैठे होते हैं। नेहा वहां आती है। चाचा, बुआ, मेरी माँ का सपना था कि गांव के बच्चे पढ़ें। मैं अकेले ये सपना पूरा नहीं कर सकती। मुझे आप सबकी मदद चाहिए। नेहा, हम गरीब लोग हैं, हम कैसे मदद कर सकते हैं? बस बच्चों को मेरे पास भेज दो। और हाँ, अगर आप सब मिलकर खेत से कुछ केले के पत्ते ला सकें तो। केले के पत्ते? ये क्या करेगी? हम केले के पत्तों से स्कूल बनाएंगे। गांव की औरतें और बच्चे चौंक कर नेहा को देखने लगते हैं। कुछ देर बाद बच्चे केले के पत्ते तोड़ रहे होते हैं। नेहा उन्हें समझा रही थी। रामू, पत्ते ध्यान से तोड़ना ताकि बड़े पत्ते सलामत रहें। नेहा दीदी, ये पत्ते स्कूल बनाने में कैसे काम आएंगे? मुझे नहीं पता रामू, लेकिन माँ कहती थी कि कोशिश करने से कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। पिंकी और राधा भी पत्ते जमा कर रही होती हैं। नेहा दीदी, ये स्कूल कितना हरा होगा ना? हाँ पिंकी, ये हमारा सपना है
और सपने रंगों से नहीं, इरादों से पूरे होते हैं। तभी एक वृद्ध साधु वहाँ आता है। बेटी, ये इतने सारे केले के पत्ते क्यों तोड़ रही हो? बाबा, मेरी माँ का सपना था कि गांव में स्कूल खुले, लेकिन जमींदार ने उसे उजाड़ दिया। अब मैं केले के पत्तों से स्कूल बना रही हूँ। केले के पत्तों से स्कूल? ये कैसे संभव है? बाबा, मुझे नहीं पता, लेकिन माँ ने कहा था कि अगर दिल से कुछ चाहो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। बेटी, तुम्हारे केले के पत्तों का स्कूल जरूर बनेगा। ईश्वर तुम्हारी मेहनत को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। नेहा और बच्चे केले के पत्तों से स्कूल बनाने का प्रयास करने लगते हैं। रामू, पत्तों से छत बनाओ और हाँ, दीवारों के लिए इन बड़े पत्तों को खड़ा करो। नेहा दीदी, बैठने के लिए क्या करें? बैठने के लिए भी केले के पत्तों की चटाई बना लेते हैं। बच्चे हंसते हुए काम में लग जाते हैं। देखते ही देखते एक झोपड़ी जैसी संरचना तैयार हो जाती है। नेहा दीदी, हमारा स्कूल तो बन गया। हाँ रामू, ये बस शुरुआत है। तभी जमींदार वहाँ आकर हंसने लगता है। ये स्कूल नहीं, नाटक है। जब तेज हवा चलेगी तो सब उड़ जाएगा। अचानक रात को तेज आंधी आई। केले के पत्तों से बना स्कूल चरमराने लगा। नेहा और बच्चे सहमे हुए थे। भगवान, मेरी माँ का सपना मत तोड़ना। तेज हवा चलने लगती है। पत्तों की दीवारें गिरने लगती हैं। नहीं, ये नहीं हो सकता। नेहा थककर स्कूल के पास बैठकर रोते रोते सो जाती है। अगली सुबह नेहा की आंखें खुलती है कि केले के पत्तों से एक अद्भुत स्कूल बन गया था, जहां क्लासरूम और यहाँ तक कि कंप्यूटर तक मौजूद थे, और वो सब अद्भुत तरीके से केले के पत्तों से ही बने थे। हर कोना ज्ञान से भर गया था। केले के पत्तों का स्कूल पहले से ज्यादा मजबूत हो चुका था। नेहा दीदी, देखो, हमारा स्कूल तो पहले से भी अच्छा हो गया। नेहा मुस्कुराकर आसमान की ओर देखती है। माँ, आपका सपना अब जरूर पूरा होगा। स्कूल में बच्चे पढ़ाई कर रहे थे। तभी कुछ पत्रकार वहाँ पहुँचते हैं। नेहा जी, आपने केले के पत्तों से स्कूल बनाकर इतिहास रच दिया। ये मेरी माँ का सपना था, मैंने सिर्फ उसे सच किया है। रात के समय जमींदार रघुनाथ सिंह हाथ में मशाल लिए स्कूल के पास पहुँचता है। बस बहुत हो गया, अब तो स्कूल को खत्म करना ही होगा। मैं रात में यहाँ आग लगा दूंगा। जैसे ही वो स्कूल में आग लगाने की कोशिश करता है, अचानक उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। वो जमीन पर गिर जाता है। अरे, ये क्या हो रहा है? मेरे हाथ पैर ये काम क्यों नहीं कर रहे? जमींदार दर्द से कराहने लगता है और रोने लगता है। नेहा का स्कूल अब फल फूल रहा था। कई बच्चे पढ़ लिखकर बड़े पदों पर काम कर रहे थे। मैम, आज मैं जो कुछ भी हूँ आपकी बदौलत हूँ। आपने हमें पढ़ाया, हमसे उम्मीद नहीं छोड़ी। तुम सबने मेरा सपना साकार किया है। अब तुम अपने गांव का नाम रोशन कर रहे हो। नेहा जमींदार के पास जाती है। रवि, जो अब डॉक्टर है, वो भी साथ होता है। रवि, ये रघुनाथ सिंह जी हैं, इनका इलाज करो। ये तो वही लड़का है जो कभी मेरे खेतों में काम करता था। अब ये डॉक्टर बन चुका है। रवि जमींदार का इलाज करता है और कुछ समय बाद वो ठीक हो जाता है। ठीक होने के बाद जमींदार नेहा के सामने हाथ जोड़कर कहता है, नेहा बेटी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। तुम्हारी माँ की जमीन छीनी, तुम्हारा मजाक उड़ाया और तुम्हें रोका। मेरी ही वजह से तुम्हारी माँ समय से पहले चल बसी, लेकिन तुमने फिर भी मेरी मदद की। क्योंकि मैं शिक्षित हूँ और तुम अशिक्षित थे। शिक्षित और अशिक्षित में यही फर्क होता है। बदले की भावना हमें अपाहिज बना देती है। शिक्षित लोग बदला नहीं लेते, वो समाज को बदलने की कोशिश करते हैं। नेहा बच्चों के साथ खेल रही होती है। तभी अचानक वही साधु आता है जिसने नेहा को पहले आशीर्वाद दिया था। बाबा, आप तो वही साधु महाराज हैं जिन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया था। बेटी, तुम्हारी हिम्मत और लगन देखकर मैं बहुत प्रभावित हुआ था। वैसे
जिसके अंदर सच्ची हिम्मत और लगन होती है उसे चमत्कार की जरूरत नहीं होती। आपका आशीर्वाद ही था बाबा, जिससे मेरा सपना पूरा हो गया। अब तुम्हारा केले के पत्तों का स्कूल पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो गया है। तुमने साबित कर दिया कि शिक्षा से बड़ा कोई चमत्कार नहीं। साधु नेहा को आशीर्वाद देकर चला जाता है। बागपुर नाम का एक गांव था जिसके इर्द गिर्द सिर्फ नदियां थी। इस गांव के सामने ही ज्ञानपुर नाम का गांव था। बागपुर में स्कूल ना होने के कारण वहां के बच्चे हर दिन नाव से नदी पार करके ज्ञानपुर में आया करते थे, जहां पर एक ज्ञानपुर हाई स्कूल नाम का स्कूल था। उस स्कूल में रियान नाम के टीचर पढ़ाते थे, जिन्होंने अपनी पढ़ाई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इंग्लैंड से की थी। तो बच्चों, याद रखना, हम पहले बंदर थे, फिर धीरे धीरे हमारा विकास हुआ और हम इंसान बन गए। मगर सर, मेरे पिताजी तो कहते हैं कि हम पहले से ही इंसान थे, हमें ईश्वर ने खुद अपने हाथों से बनाया है। तुम्हारे पिताजी ये इसलिए कहते हैं बेटा, क्योंकि उन्हें ये बात पता ही नहीं है। इस दुनिया में कोई ईश्वर है ही नहीं। ये दुनिया हजारों सालों से बनती आ रही है अपने विज्ञान के हिसाब से। और कोई सवाल बेटा? नहीं सर। रियान हर दिन देखता था कि बच्चे दिन ब दिन स्कूल कम आ रहे हैं, खासकर पास के गांव बागपुर से। रियान नाव में बैठकर बागपुर आ जाता है ताकि वो जान सके कि ऐसा क्या है जिस वजह से बागपुर के बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं। रियान को एक बच्चा दिखाई देता है जो कई दिनों से स्कूल नहीं आ रहा था। वो बच्चा अपने पिता के साथ ईंटों और रेत में काम कर रहा था। बेटा, तुम कई दिनों से स्कूल नहीं आए हो। नहीं आएगा मेरा बेटा। यहाँ खाने के लिए खाना नहीं है और नाव से स्कूल भेजने के लिए पूरे दिन की कमाई हम कैसे दे दें? मगर बच्चों की पढ़ाई भी तो जरूरी है ना। नहीं हो पाएगी सर जी, हमें माफ कर दीजिए। मेरा बच्चा मेरी ही तरह अब मजदूर बनेगा इसी गांव में। जब रियान ये सब देखता है, उसका दिल टूट जाता है और इस बात को लेकर वो बागपुर के प्रधान के पास पहुंचता है और उनसे कहता है, इस गांव में अब तक स्कूल क्यों नहीं बना है? बच्चों को एक गांव से दूसरे गांव इस बहती नदी को पार करके आना पड़ता है। नहीं बनेगा सर जी, सरकार पैसा ही नहीं भेजती है तो स्कूल कैसे बनाए? अपनी जेब से पैसे डालकर तो नहीं बना सकता हूं ना। और रही बात नाव के किराए की, वो तो सब मेरे ही हैं। तो एक व्यापारी होने के नाते मैं अपना मुनाफा तो देखूंगा ही ना। सरकार पैसे भेजती है, भले ही मैं दूसरे गांव से इस गांव में आया हूं, मगर आपके बारे में भी मैंने लोगों की बातें सुनी है। जो सरकार पैसे भेजती है उन्हें आप अपनी जेब में डालते हैं और उन्हीं से आपने नाव के व्यापार में एकाधिकार कर लिया है। देखिए सर जी, आप आए हैं दूसरे गांव से ना, ऊपर से शिक्षक हैं, इसलिए थोड़ी इज्जत दे रहा हूं। और अब इज्जत से कह रहा हूं कि आप चुपचाप अपने गांव चले जाइए। यहाँ कुछ नहीं बनने वाला, स्कूल तो भूल ही जाइए। रियान निराश हो जाता है और अपने घर रात के समय सोचता है कि कैसे इन बच्चों की मदद करूं। वो अपना फोन उठाता है और अपनी दोस्त हीर को कॉल लगाता है। हीर इंग्लैंड से फोन उठाती है। हाँ रियान, बोलो ना। रियान अपनी सारी समस्या अपनी दोस्त हीर से बताता है, जिसे सुनकर हीर उससे कहती है, मुझे रियान एक बात नहीं समझ आती। तुमने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है, फिर भी तुम एक छोटे गांव में टीचर की नौकरी कर रहे हो। तुम्हें तो यहाँ कोई भी नौकरी दे देता, उसमें भी तुम अब दूसरे गांव की समस्या लेकर बैठे हो। मेरे पिताजी ने कहा था कि एक इंसान को प्रगति करने के लिए, एक इंसान के विकास के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। इसीलिए तो उन्होंने अपने सारे जमा किए हुए पैसों को मेरी शिक्षा में लगा दिया। शिक्षा छोटे गांव में बहुत महंगी है और ये बात मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, मगर बागपुर में तो कोई स्कूल ही नहीं है। क्या चाहते हो रियान? कहो, मैं किस तरह से तुम्हारी मदद करूं? मैं चाहता हूं कि तुम थोड़े पैसों की मेरी मदद कर दो, जिससे मैं बागपुर में स्कूल खड़ा कर सकूं। रियान, जब तुमने बात की ना, तभी मुझे याद आया कि इंडिया में ही मेरे पिता की कंपनी पानी में तैरने वाली इमारतें बना रही है। मैंने सुना है उन्होंने एक स्कूल भी बनाया है, मगर वो शहर में किसी काम का नहीं है। शायद वो तुम्हारे काम आ जाए।
बिल्कुल, ये तो मेरी पूरी समस्या का समाधान है हीर, मगर मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। बिल्कुल चिंता मत करो, 3 दिन में वो तैरता हुआ स्कूल तुम्हारे गांव में पहुंच जाएगा, वो भी तैरते हुए। शुक्रिया हीर, बहुत बहुत शुक्रिया। रियान 3 दिन तक इंतजार करता है। हर दिन स्कूल में पढ़ाने के बाद वो नदी किनारे जाकर खड़ा हो रहा था। जैसे ही तीसरा दिन आता है, रियान एक बड़े से इमारत को एक बड़े से पत्थर के ऊपर आते देखता है। थोड़ी देर में वो तैरता स्कूल नदी किनारे आकर रुक जाता है। रियान देखता है कि स्कूल की छतों पर सोलर पैनल लगे हुए हैं, जिससे ये स्कूल बिना तेल के ही अपने आप एक किनारे से दूसरे किनारे तक जा सकता है। अब रियान अपना खुद का स्कूल खोल चुका था, जो बागपुर से लेकर ज्ञानपुर दोनों जगह के बच्चों को पढ़ा रहा था। बागपुर में वही आदमी जो अपने बच्चे को पढ़ा नहीं पा रहा था, अपने बच्चे को तैरते स्कूल में छोड़ने आया था। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारी वजह से अब मेरा बेटा आगे की शिक्षा ले पाएगा। ईश्वर तुम्हारा भला करे। ईश्वर का तो नहीं पता, मगर आप मुझे शुक्रिया मत कहिए। बस अब आगे से अपने बच्चे को समय पर इस तैरते स्कूल में भेज दिया कीजिएगा। रियान तैरते स्कूल में बच्चों को पढ़ाने लगता है और दूसरी ओर प्रधान का कामगार अम्बी नाव के व्यापार की खबर लेकर प्रधान के पास पहुंचता है। आओ आओ अम्बी, आज तो अच्छी खबर लेकर आए हो ना। प्रधान जी, जब से आपने नाव से जाने आने की कीमत बढ़ाई है, तब से ही व्यापार खराब चल रहा है। गांव वालों ने अपने बच्चों को स्कूल भेजना भी बंद कर दिया है। तो उससे मेरा क्या लेना देना? ना भेजें अपने बच्चों को स्कूल में। अनपढ़ रहेंगे तो अपने माँ बाप की तरह ही मेरी गुलामी तो करेंगे। नहीं करेंगे प्रधान जी। रियान कोई तैरते हुए स्कूल को बागपुर में लेकर आया है। करीब 2 हफ्ते हो चुके हैं और जब से वो तैरता स्कूल आया है, तब से धंधा मंदा हो गया है और धंधा भी ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगा अगर ऐसा ही चलता रहा तो। इसीलिए मुझे पढ़े लिखे लोग पसंद नहीं। हमेशा मेरे रास्ते का रोड़ा बन जाते हैं। क्या तैरता स्कूल सच में तैरता है? हाँ, सच में पानी में तैरता है। यह स्कूल रखता कहाँ पर है? नदी के किनारे, यहीं बागपुर में। सुबह उठते ही वो फिर से उसे लेकर आता है ताकि कोई उस स्कूल को नुकसान न पहुंचा सके। इसीलिए वो तैरते स्कूल को थोड़े पानी में रखता है। मानना पड़ेगा, रियान के पास बुद्धि तो है। अब मैं तुझे दिखाता हूँ कि मेरी ये दाढ़ी मूछे ऐसे ही सफेद नहीं हुई। अम्बी, तेल के गैलन का इंतजाम करो। क्यों प्रधान जी? बताता हूँ, सब बताता हूँ। रियान तैरता हुआ स्कूल बागपुर की नदी में रखता है और स्कूल किनारे से थोड़ी दूर पर होता था। रात को अम्बी और प्रधान बहुत सारे तेल से भरे गैलनों के साथ नदी किनारे आते हैं। अब देखता हूँ ये रियान स्कूल को कैसे बचाता है। आप क्या करने की सोच रहे हैं? इस तेल के गैलन को पानी में उड़ेलना शुरू कर दो। हम पानी में ही आग लगा देंगे, जिससे धीरे धीरे आग स्कूल तक पहुंच जाएगी। ये गलत है प्रधान जी। तुझे अपने बारे में नहीं सोचना क्या? तो खुद सोच, अगर ये सारे गरीब बच्चे पढ़ने लग जाएंगे तो ये सब तेरे बच्चे से ज्यादा पढ़े लिखे हो जाएंगे और आगे चलकर तेरे लिए और तेरे बच्चों के लिए काम करने से मना कर देंगे। बात तो आप सही कह रहे हैं प्रधान जी। प्रधान और अम्बी तेल के गैलनों को पानी में पलटना शुरू कर देते हैं। अम्बी अपनी जेब से माचिस निकालता है और प्रधान को दे देता है। ये लीजिए प्रधान जी, माचिस। तुझे लगता है अगर तू आग नहीं लगाएगा तो तेरे ऊपर इसका पाप नहीं लगेगा? तू और मैं, हम दोनों इस पाप के भागी हैं अम्बी। प्रधान माचिस जलाकर पानी में फेंक देता है और पानी में भयंकर आग लग जाती है। सुबह का सूरज उगने को था। प्रधान और अम्बी पास में एक छोटी सी चट्टान पर जाकर चढ़ गए थे, जहां से वो दोनों स्कूल की आग में निपट जाने का इंतजार कर रहे थे। रियान जैसे ही नदी किनारे आता है, वो आग देखकर स्तब्ध रह जाता है। आग, आग! ये आग तो स्कूल की तरफ जा रही है। अब मैं क्या करूं?
ये स्कूल इन बच्चों का भविष्य है। रियान को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी वो अपनी दोस्त हीर को कॉल करता है। हीर, किसी ने नदी में आग लगा दी और वो आग धीरे धीरे स्कूल के पास पहुंच रही है। बताओ, जल्दी बताओ, क्या करूं मैं? मुझे माफ कर देना रियान, मगर अब इसमें मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। अब बस ईश्वर से प्रार्थना करो कि वो आग स्कूल के पास पहुंचने से पहले ही रुक जाए या बारिश आ जाए। ये तो ठंड का मौसम है ना। बारिश आने में तो अभी 4-5 महीने बाकी हैं। मैं तुम्हारी मदद इसमें नहीं कर पाऊंगी रियान। रियान फोन काट देता है। उसकी आंखों में आंसू थे। वो आसमान की ओर देखता है और अपनी आंखें बंद करके कहता है, हे ईश्वर, अगर तू सच में है तो इन बच्चों के भविष्य को जलने से बचा। मैं जो कभी तुझ पर विश्वास नहीं करता, तुझसे प्रार्थना करता हूँ, इस आग को स्कूल तक पहुँचने मत दीजिए। हे ईश्वर, मेरी प्रार्थना सुनिए। हे ईश्वर, मेरी पुकार सुनिए। रियान के प्रार्थना करते ही जनवरी के महीने में काले बादल पूरे गांव को घेर लेते हैं और तेजी से बारिश शुरू हो जाती है। आग स्कूल के पास पहुंचने से पहले ही बुझ जाती है। प्रधान जी, ये बारिश कैसे? पता नहीं अम्बी। वो दोनों बात कर ही रहे थे कि आसमान से बिजली टूटकर उन पर आ गिरती है। रियान का स्कूल बच जाता है और आगे से हमेशा वो स्कूल आबाद रहता है।